नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। जनरल साइंस का एक चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, प्रकाश या लाइट। इसका लेक्चर नंबर 4 आज हम पढ़ेंगे। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, इसमें उत्तल लेंस और अवतल लेंस अर्थात लेंस के बारे में पढ़ेंगे। और हमारे कोर्स में है 2 लेंस हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस के बारे में हमको पढ़ना है। इससे पहले 3 लेक्चर पढ़ाए गए हैं, वो पढ़ लीजिए अच्छे से। प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन तो आपने पढ़ लिया होगा। तो प्रकाश का जो अपवर्तन हो रहा था, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो रहा था, उसी कंसेप्ट पर आधारित है उत्तल और अवतल लेंस। तो उत्तल और अवतल लेंस के अंदर प्रकाश का अपवर्तन होता है। ठीक है, देखिए लेंस आप समझ पा रहे हैं। 2 गोलीय सतह के बीच घिरा हुआ कोई पारदर्शी मीडियम है। इसमें शीशा भी हो सकता है, पानी भी हो सकता है, कोई भी मीडियम हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये भी 2 गोलीय सतह के बीच में एक पारदर्शी मीडियम है, इसी को लेंस कहा जा रहा है। तो ये उत्तल लेंस है। अगर ऐसा लेंस अगर वो बीच में से मोटा हो और किनारों से पतला हो तो वो उत्तल लेंस होगा। और कॉन्केव लेंस अर्थात अवतल लेंस बीच में से पतला है और किनारों से मोटा है। ठीक है बच्चों, तो ये देखिए इसको कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, अभिसारी लेंस भी कहते हैं, इसको अभिसारी लेंस भी कहते हैं। क्योंकि लाइट जब पैरेलल आ रही है तो एक जगह पर इसके जो फोकल बिंदु है वहाँ पर उसको कन्वर्ज कर दे रही है, वहाँ पर एक केंद्रित कर दे रही है। तो इसलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं या अभिसारी लेंस कहते हैं। और इसको डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। डाइवर्जिंग, ये लाइट आ रही है पैरेलल, इसको डाइवर्ज कर दे रहा, देखिए दूर की तरफ डाइवर्ज कर दे रहा। तो इसको डाइवर्जिंग लेंस या अपसारी लेंस भी कहते हैं। अपसारी, ये अभिसारी लेंस है और ये अपसारी लेंस है। इतना आपको सिंपल तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक, अब जो लेंस है ना, इसकी कुछ बेसिक चीज़ें आपको समझनी चाहिए। मान लीजिए कॉन्वेक्स लेंस की बात करते हैं। सब कुछ मिटा देता हूँ पहले मैं। हाँ, सब कुछ मिटा दिया। उसके बाद सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए वक्रता केंद्र क्या होता है। वक्रता केंद्र इंग्लिश में बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर कर्वेचर। हालांकि दर्पण में आपने पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर 2 वक्रता केंद्र हैं। सबसे पहले देखिए ये 2 गोलीय सतह है ना, ये वाली सतह भी किसी एक गोले का भाग होगा, जबकि ये वाली सतह जो है ये भी किसी एक गोले का भाग है कि नहीं। गोला बना दिया मैंने। तो इस गोले का जो केंद्र है और इस गोले का केंद्र है वो क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र कहलाएगा। इस गोले के केंद्र को हम C1 से डिनोट कर रहे हैं और इस गोले के वक्रता केंद्र को हम C2 से यहाँ कहीं डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए बड़ा गोला है क्योंकि यहाँ फोकल पॉइंट है, फोकल पॉइंट से तो दूरी होगा, ये C2 से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, समझने के लिए बता दिया आपको। या मैं एक नया बना देता हूँ यहाँ पे। ये आपका है, ये मुख्य अक्ष, इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, अब यहाँ पे C1 वक्रता केंद्र, इसका C2, और यहाँ से जो इसकी दूरी होगी इस मिड पॉइंट से, इसको O से डिनोट करते हैं। इसका नाम है प्रकाशिक केंद्र। इसका क्या नाम है, प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर। यह है ऑप्टिकल सेंटर। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि सभी दूरियां यहीं से नापी जाती हैं। ऑब्जेक्ट अगर आपने कोई रखा तो उसकी भी डिस्टेंस आप ऑप्टिकल सेंटर से ही नापेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये वक्रता त्रिज्या होगी। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहाँ से यहाँ की दूरी R2, इसकी त्रिज्या होगी। आमतौर पर जो उत्तल लेंस है अवतल लेंस है, दोनों पृष्ठ सेम रेडियस के होते हैं,
सेम रेडियस के, हमारे जो कोर्स में है वो सेम रेडियस है, अर्थात इसका भी रेडियस सेम है इस गोले का, इस गोले का भी रेडियस सेम है, तो कह सकते हैं R1 = R2 होगा। और हमने इससे पहले आपको प्रूफ करके बताया था कि जो फोकल बिंदु होता है, जो फोकस दूरी होती है, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के आधी होती है। यही कंसेप्ट यहाँ भी लगेगा। तो इसका जो फोकल पॉइंट मैंने मान लिया F1 है, और इसका फोकल पॉइंट मैंने मान लिया F2 है, और ये दूरी मैंने मान लिया F1 है, और ये दूरी फोकस दूरी F2 है। तो यहाँ भी F1 बराबर किसके होगा? F2 के। हम इसको F मान लेते हैं, ठीक है। F1 बराबर F2 है, तो हम F मान लेते हैं। तो फिलहाल मेरा ये उद्देश्य है आप ये सभी बिंदुओं को जानें। ये बिंदु क्या है? आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये क्या है? फोकस पॉइंट। और ये भी क्या है? ये दूसरा वाला फोकस पॉइंट दूसरे वाले गोले का, ये भी आपका क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर ही है। ये डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, ये भी डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये डिस्टेंस फोकस दूरी हो जाएगा। ये आपका ऑप्टिकल सेंटर हो जाएगा, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर हो जाएगा, ठीक। तो इतना बेसिक सी चीज़ें आप समझिए। मेन हमारा टारगेट ये है ना कि उत्तल लेंस के द्वारा और अवतल लेंस के द्वारा ये समझना है कि ऑब्जेक्ट अगल अलग अलग दूरी पर रखें तो इमेज किस प्रकार की बनेगी। तो उत्तल लेंस में वही सब केस आएगा जो आपने अवतल दर्पण के बारे में पढ़ा था, और अवतल लेंस के बारे में वही सब कंडीशन आएगी जो आपने उत्तल दर्पण के बारे में पढ़ा था, ठीक। तो सबसे पहले ये सबसे महत्वपूर्ण 4 केस लिए हैं, लेकिन एक 5वां केस भी है कि अगर ऑब्जेक्ट अनंत पर रखा हो, ऑब्जेक्ट अनंत पर रखा हो। उसको बताने से पहले मैं बताता हूँ फॉर्मूला। 1/u - 1/v = 1/f होता है लेंस के लिए, जबकि दर्पण के लिए क्या था? यहाँ प्लस था। u क्या है? ऑब्जेक्ट की दूरी। ये ऑब्जेक्ट है, इसकी ऑप्टिकल सेंटर से ये दूरी u कहलाएगी। और v क्या है? v आपका इमेज की ऑप्टिकल सेंटर से दूरी v कहलाएगी। और फोकस दूरी क्या होती है? दोनों का फोकस दूरी F1, यहाँ से यहाँ दूरी और यहाँ से यहाँ दूरी दोनों बराबर ही है, उसको f मान लिया हमने, ठीक है बच्चों। ये आपको फॉर्मूला समझ में आ गया। इसके अलावा दूरी में जो लिखेंगे उसमें जो साइन होगा, साइन वो भी आपको ध्यान देना, आपको सभी को पता है। ये जो O है इसको मूल बिंदु मान लेंगे, तो ये आपका y एक्सेस मान लीजिए, इसको एक्सेस से मान लीजिए। जो ऑप्टिकल सेंटर के लेफ़्ट साइड से जो दूरी मापेंगे वो नेगेटिव होगी, अर्थात यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट रखें तो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होगी वो नेगेटिव लिखेंगे, और ऑप्टिकल सेंटर के राइट साइड में जो दूरियां होंगी वो पॉजिटिव होंगी। इसके अलावा ऑप्टिकल सेंटर के ऊपर की तरफ दूरियां पॉजिटिव होंगी और नीचे की तरफ दूरियां नेगेटिव होंगी, अर्थात ऑब्जेक्ट का जो हाइट है वो पॉजिटिव लेंगे और इमेज की जो हाइट यहाँ पर आ रही है वो नेगेटिव कंसीडर करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन करते समय ध्यान देना होता है। फिलहाल हम समझते हैं कि भैया उत्तल लेंस के कारण अलग अलग बिंदु पर ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इमेज कैसी बनेगी। सबसे पहले हम वस्तु को कहाँ रख रहे हैं? अनंत पर रखते हैं। वस्तु को अनंत पर रखेंगे। अगर हम वस्तु को भैया अनंत पर रखेंगे, ये लेंस है, वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो अनंत से वहाँ से पैरेलल लाइट आ रही है, तो जहाँ पर ये मिल रहा है ये क्या होगा? फोकस दूरी पर मिलेगा। यहाँ पर F2 है ना, फोकस दूरी पर मिलेगा, तो फोकस जो इमेज बनेगी फोकस दूरी पर बनेगी। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा भैया? प्रतिबिंब वस्तु अगर अनंत पर रखा है तो प्रतिबिंब आपका F2 पर बनेगा। F2 बताने की ज़रूरत नहीं है क्या है, ठीक है। F2 क्या है आपको पता लग गया। अगर वस्तु अनंत पर आपने रखी है तब उस कंडीशन में बता रहा हूँ। तो ये मिटा दूँ, आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो ये मिटा देता हूँ, आपको ये समझ में आ गया है। चलिए, अब प्रतिबिंब तो F2 पर बन जाएगा, लेकिन प्रतिबिंब F2 पर जो होगा वो कैसा होगा?
बहुत छोटा होगा, बिंदु आकार का होगा। साइज, यहाँ पर साइज बताना है आपको। साइज कैसा होगा? बहुत छोटा, बिंदु आकार का, बिंदु आकार का। ठीक। और नेचर कैसा होगा उसका? प्रकृति कैसी होगी उसका? नेचर कैसा होगा? जो प्रतिबिंब बन रहा है नेचर कैसा होगा? वास्तविक बनेगा भैया। ठीक है, वो कैसा होगा? वास्तविक होगा। जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा है, अगर उसके ऑपोजिट साइड में यहाँ पर इमेज बन रही है तो समझ लीजिए ये वास्तविक है, और ये हमेशा वास्तविक है। और ये क्या करेगा? जब वास्तविक बनाएगा तो हमेशा उल्टा ही बनाएगा, उल्टा बनाएगा। वास्तविक बनाएगा तो हमेशा उल्टा बनाएगा, प्रतिबिंब को उल्टा बनाएगा। अब ठीक है, दूसरी कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन ये है भैया कि हमने ऑब्जेक्ट को बी पॉइंट पर रखा है, मतलब इस पॉइंट पर रखा है जो इसका वक्रता केंद्र है, जिसकी वक्रता केंद्र है, मतलब यहाँ से ये जो दूरी है वक्रता त्रिज्या है। तो r बराबर r1 बराबर क्या होगा? 2f1 होगा ना, वही लिख दिया गया यहाँ पर। अगर वक्रता जो केंद्र है वहाँ पर रखें ऑब्जेक्ट को, अर्थात यहाँ पर रखें C1, इसको C1 लिख सकते हैं, C1 लिख सकते हैं क्योंकि वक्रता केंद्र C1 लिख सकते हैं। अगर C1 पर रखें तो प्रतिबिंब क्या बनेगा? प्रतिबिंब C2 पर बनेगा भैया। एग्जैक्ट वहीं पर दूसरी जगह प्रतिबिंब बनेगा C2 पर, लेकिन कैसा होगा? साइज बराबर होगा, बिल्कुल। ऑब्जेक्ट और इमेज का जो साइज होगा बराबर होगा। और कैसा है? वास्तविक है। और कैसा है? उल्टा है, उल्टा। अगर हम ऑब्जेक्ट को वक्रता केंद्र और फोकस दूरी के बीच में हम रख दें, अगर C1 और F1 के मध्य रख दें, तब क्या बनेगा? तब जो आपकी इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी? C2, ये C2 है, और अनंत के बीच में बनेगी। C2 और अनंत के मध्य आपकी इमेज बनेगी, और इमेज का साइज़ बच्चों बड़ा होता चला जाएगा। ठीक है, इमेज का साइज़ बड़ा होता चला जाएगा। जैसे जैसे ये नज़दीक आएगा इमेज का साइज़ बड़ा होता चला जाएगा। ठीक, तो ये साइज़ क्या होगा? बड़ा। किससे बड़ा? ऑब्जेक्ट से बड़ा। आप समझ जाएंगे। बराबर किसके बराबर? ऑब्जेक्ट के बराबर। इमेज का साइज़ ऑब्जेक्ट के बराबर, इमेज का साइज़ ऑब्जेक्ट से बड़ा। और कैसा है? ये वास्तविक है और उल्टा बनेगा। अगर फोकस पॉइंट पर रख दिया हमने, फोकस पॉइंट F1 पर रख दिया, अगर F1 पर रख दिया तो भैया F1 पर रखोगे तो अनंत पर बनेगा, F1 पर रखोगे इमेज अनंत पर बनेगा। बहुत बड़ा, अनंत साइज का बनेगा, बहुत बड़ा अर्थात अनंत साइज का बनेगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। ठीक, एक कंडीशन आती है जब आपने ऑब्जेक्ट को F1 और जो इसका ऑप्टिकल सेंटर है O उसके मध्य रख दिया, तब क्या होगा? तब क्या होगा? तब इमेज जो है ना, जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा उसी साइड यहाँ पर इमेज बन जाएगी, लेकिन ये आभासी इमेज होगी, आभासी। कैसी होगी? आभासी होगी। ठीक है, अर्थात कि ये जो लेंस होगा, लेंस के इस साइड जो रहेगा उसको ऐसे दिखाई देगा कि भैया जैसे मान लिया V दूरी है तो ये V दूरी पर इसके अंदर इमेज बन रही है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर हकीकत में बन जाएगा, ये इमेज हकीकत में यहाँ नहीं होगी। इमेज क्या होगी? हकीकत में इसके अंदर दिखाई देगी, और यहाँ से जो व्यक्ति देखेगा उसको लगेगा कि इमेज इसके अंदर है। कितनी दूरी पर? V दूरी पर। जबकि यहाँ पर क्या है? यहाँ पर वास्तविक ये इमेज बन रही है। यहाँ पर पर्दा रखा जाए तो ये ऑब्जेक्ट जैसा है वैसा ही इमेज को वहाँ पर छाप देगा। अगर हमने फोकस पॉइंट और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा, तब हमारी जो प्रतिबिंब बनेगी वो क्या होगी? प्रतिबिंब बनेगा वो हमारा क्या होगा? फोकस और किसके बीच में बनेगा? सेंटर के बीच में बनेगा। F1 और C1 के मध्य बनेगा। ठीक, समझ में आ गया बच्चों?
ठीक है। और क्या होगा, बहुत बड़ा, ये बड़ा होगा, ये बड़े साइज का होगा। इमेज जो होगी ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी। और ये कैसा है, आभासी है, आभासी। और सीधा बनेगा, इस बार क्या बनेगा, सीधा बनेगा, इस बार सीधा। हर बार v की वैल्यू पॉजिटिव हो रही थी, v मतलब क्या है, ऑप्टिकल सेंटर से इमेज की डिस्टेंस, वो पॉजिटिव हो रही थी। लेकिन इस कंडीशन में v की वैल्यू क्या हो गई, नेगेटिव हो गई है। u की वैल्यू भी नेगेटिव, v की वैल्यू भी नेगेटिव हो जाएगी। तो ये है उत्तल लेंस के लिए ये केस, इतनी कंडीशन बनेगी बच्चों, इतनी कंडीशन बनेगी। ठीक, इसके बाद आता है लेंस की क्षमता। तो उत्तल लेंस की क्षमता हम सबसे पहले फाइंड करते हैं, हालांकि सबका एक ही होगा, अवतल उत्तल लेंस दोनों। तो लेंस की क्षमता का फॉर्मूला एक होता है, लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस, क्या है, पावर ऑफ लेंस। ठीक है, पावर ऑफ लेंस क्या होती है, 1/, फोकस दूरी, बस सिंपल सी बात है, 1/, फोकस दूरी। ठीक, अगर फोकस दूरी को आपने मीटर में लिया तो जो पावर ऑफ लेंस, इसकी यूनिट होगी डायोप्टर। क्या होगी, डी से डिनोट करेंगे, डायोप्टर। ठीक है, समझ में आ गया इसको। ठीक, चलिए, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब ये देखिए, हाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर उत्तल लेंस की बात करें, उत्तल लेंस की जो पावर होती है वो पॉजिटिव आएगी, और अवतल लेंस की जो पावर होती है वो नेगेटिव आएगी, क्योंकि इसका जो मुख्य फोकस दूरी यहाँ पर फाइंड करते हैं। मुख्य फोकस दूरी क्या होती है, सबसे पहले ये समझिए, मुख्य फोकस दूरी, मुख्य फोकस दूरी, जब भी किसी लेंस से हम पैरेलल प्रकाश को गुजारते हैं तो जहाँ पर प्रकाश केंद्रित होता है, जहाँ पर प्रकाश जाकर मिलता है, वो दूरी ऑप्टिकल सेंटर से क्या कहलाती है, मुख्य फोकस दूरी कहलाती है। जैसे ये डायग्राम देखिए, यहाँ पैरेलल प्रकाश जा रहा है, कहाँ मिल रहा है, इस पॉइंट पर मिल रहा है, तो ऑप्टिकल सेंटर से ये जो डिस्टेंस है ये फोकस दूरी होगी, लेकिन ये मुख्य फोकस दूरी होगी, मुख्य फोकस दूरी। ठीक है, और पावर निकालते समय, लेंस की पावर निकालते समय हम मुख्य फोकस दूरी लेते हैं। और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे पैरेलल गुजारा आपने तो ये आपका डाइवर्ज हो गया, लेकिन ज़बरदस्ती इसको अगर मिलाएंगे तो कहाँ पर मिलेगा, ये फोकस पॉइंट पर मिलेगा। तो ये फोकस दूरी आपकी क्या कहलाएगी, मुख्य फोकस दूरी कहलाएगी। तो यहाँ के लिए कॉन्वेक्स लेंस के लिए f2 जो होता है, f2 वो मुख्य फोकस दूरी होती है, यहाँ के लिए f1 जो है वो मुख्य फोकस दूरी है। तो यहाँ f1 की वैल्यू नेगेटिव है, क्योंकि लेफ़्ट साइड सब चिन्ह नेगेटिव लेंगे और यहाँ राइट साइड सब पॉजिटिव लेंगे, इसलिए इसका जो पावर है पॉजिटिव है, और कॉन्केव लेंस का पावर नेगेटिव है, ये याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है आवर्धन, मैग्निफिकेशन। सिंपल सी बात है, मैग्निफिकेशन को कैपिटल M से डिनोट करते हैं। ये होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का रेशियो, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये क्या होता है, इसी को आवर्धन कहते हैं, इसी को आवर्धन कहते हैं। उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस, दोनों के लिए सेम है, दोनों के लिए सेम है। ठीक है, अगर हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के रूप में लिखें इसको तब भी सही है, या इसको आप v/u की फॉर्म में भी लिख सकते हो, v/u की फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, उसके लिए सिंपल तरीके से यही है, यहाँ मैं बता दूं, देखिए ये थीटा है, ये भी थीटा है। ठीक, और tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस u हो गई। और यहाँ पे क्या है, tan थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन ये डिस्टेंस क्या है, इमेज की डिस्टेंस है v है, तो हाइट ऑफ
इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लिखोगे तो v/u नहीं आ रहा यहाँ से, इसलिए यहाँ पर पुट कर दिया हमने, इसलिए यहाँ पर पुट कर दिया। ठीक, समझ में आ गया आपको? चलिए, अब आवर्धन जो क्षमता है, आवर्धन m की वैल्यू उत्तल लेंस के लिए नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। सोच के देखिए, अगर HI और HO दोनों सेम साइन के होंगे, अर्थात दोनों ही क्या होंगे, पॉजिटिव हों चाहे दोनों नेगेटिव हों, तब जाकर पॉजिटिव होगा। अगर दोनों के साइन अलग अलग हैं, दिशाएं अलग अलग हैं, तो नेगेटिव हो जाएगा। पहली, दूसरी, तीसरी कंडीशन में देखा आपने कि m की वैल्यू नेगेटिव आएगी। m की वैल्यू पॉजिटिव तभी आएगी जब F1 और O के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा जाए, अर्थात जब प्रतिबिंब आभासी होगा, तभी तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज दोनों ही पॉजिटिव होंगी, तब जाकर ये पॉजिटिव होगा। ठीक, तो ये है, तो यही फॉर्मूला अवतल लेंस के लिए भी है। तो अवतल लेंस में केवल दो ही कंडीशन हो सकती है, जैसे वहाँ पर उत्तल दर्पण के लिए था, ऐसे यहाँ पर अवतल लेंस के लिए केवल दो ही कंडीशन है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को अनंत पर रख दिया आपने, तो ये पैरेलल लाइट जाएगी, ये ऐसे होगा, और जहाँ पर मिलेगा ये क्या होगा, फोकस पॉइंट होगा, फोकस पॉइंट। और यही क्या होती है, मुख्य फोकस दूरी होती है, ये डिस्टेंस मुख्य फोकस दूरी। तो मतलब अगर आपने ऑब्जेक्ट को अनंत पर रखा तो इमेज आपकी कहाँ बनेगी भैया, F पर बनेगी। ठीक है, F1 पर बनेगी यहाँ पर इमेज। और आकार कैसा होगा, साइज और नेचर, ये भी लिख देते हैं। ठीक है, साइज और नेचर। अब देखिए, जब ऑब्जेक्ट आपने अनंत पर रखा तो आपकी जो प्रतिबिंब है कहाँ पर बन रही है, फोकस दूरी पर बन रही है। ठीक है, और ये साइज आपको पता है बिंदु आकार का होगा। जब भी अनंत पर ऑब्जेक्ट है तो जो इमेज बनेगी वो बिंदु आकार की होगी, और ये आभासी होगा और सीधा होगा, आभासी होगा, सीधा होगा। ठीक है, जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा उसी साइड अगर इमेज बन रही है तो हमेशा आभासी और सीधा ही है। अगर ऑब्जेक्ट आपने अनंत और O के बीच में कहीं भी रख दिया और O के मध्य कहीं भी रख दिया, इमेज आपका कहाँ बनेगा, इमेज आपका F1 और O के बीच बनेगा, साइज छोटा होगा भैया, साइज छोटा होगा, और नेचर यही होगा, आभासी और सीधा, आभासी और सीधा। देख लीजिए, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा आपने, इमेज कहाँ बन रही है, यहाँ बन रही है। ठीक है, इमेज आपकी यहाँ बन रही है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, उसके अलावा आगे बढ़ने से पहले, उत्तल और अवतल लेंस के उपयोग पढ़ने से पहले आपको मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ। आपके दिमाग में पता नहीं डाउट आया पता नहीं, ये आखिर जो पैरेलल लाइट आ रही थी वो मुड़ी कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। पहले मिटा दूँ सब। देखिए, आपको मैंने बताया था प्रकाश का अपवर्तन, तो उस वही कंसेप्ट यहाँ पर लग रहा है। यहाँ पर माध्यम कैसा है, विरल है, और यहाँ अंदर क्या है, सघन माध्यम है। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो आपको पता है कि वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। इसका अभिलंब कहाँ होगा, ये आपका जो सरफेस है इसके परपेंडिकुलर ये अभिलंब होगा आपका। ठीक है, ये आई कोण है, तो यहाँ पर ये देखिए आर कोण होगा, और आई क्या होगा, आर से बड़ा होगा, क्योंकि लाइट जो आपकी विरल से सघन माध्यम में जा रही, तो ये अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। अभिलंब ये है आपका, ये अभिलंब है नॉर्मल, तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। ठीक है, मुड़ गई भैया। उसके बाद यहाँ से प्रकाश बाहर की ओर तरफ जा रहा है, तो मतलब प्रकाश अब क्या हो रहा है, अब प्रकाश जो जा रहा है सघन से विरल माध्यम में जा रहा है। सघन से विरल माध्यम में जाता है तो प्रकाश नॉर्मल से दूर चला जाता है। तो यहाँ पर मैंने नॉर्मल इसका खींचा, यहाँ पे इसका नॉर्मल यहाँ होगा। ये किरण देखिए आई कोण बना रही है, तो ये क्या होगा, नॉर्मल से दूर चली जाएगी, दूर।
तो और दूर चली जाएगी, तो ये हर जगह ऐसे ही होगा, तो अंत में सभी किरणें यहीं पर मिलेंगी फोकल पॉइंट पे। ठीक है, थोड़ा बड़ा बनाऊं तो और समझ में शायद आया आपको। यहाँ पर प्रकाश की किरण आ रही है, तो इसका नॉर्मल यहाँ पर है। ठीक है, अब प्रकाश की किरण सीधा नहीं जाएगी, प्रकाश की किरण ऐसे मुड़ जाएगी, क्योंकि पता है आपको विरल से सघन में जा रही है। अब यहाँ पर मुड़ी, अब यहाँ सघन और यहाँ विरल है। अब सघन से विरल में जा रही है, तो इसका पहले आप ये इसका परपेंडिकुलर नॉर्मल खींच दीजिए। अब जा रही है तो क्या होगा, अब ये नॉर्मल से दूर हट जाएगी, अब सीधा नहीं जाएगी, अब नॉर्मल से दूर हट जाएगी ऐसे। तो इस प्रकाश सीधा आ रहा था, इसको देखिए इसने कन्वर्ज कर दिया एक पॉइंट पर, तो सब प्रकाश ऐसे जाएगा, ऐसे ही कन्वर्ज हो जाएगा। ठीक है, और ये देखिए क्या कर रहा है, इसका आप नॉर्मल खींचेंगे तो यहाँ है ना, ये आई है, और आप प्रकाश जाएगा विरल से सघन में जाएगा, तो नॉर्मल ये है, नॉर्मल की तरफ मुड़ेगा, तो नॉर्मल की तरफ मुड़ गया, मतलब ऊपर की तरफ चला गया ऐसे। अब यहाँ पे भी एक नॉर्मल खींचेंगे, अब प्रकाश की किरण ये है, आपका कहाँ से जा रही है, सघन से विरल में जा रही है, तो ये आई और ये आर बड़ा होगा, तो ये और ऊपर चली जाएगी। ये कंसेप्ट काम कर रहा है। होप क्लियर हो गया होगा आपका उत्तल और अवतल लेंस। उत्तल लेंस के उपयोग भैया, उत्तल लेंस का उपयोग दूर दृष्टि दोष में किया जाता है, आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आगे मैं पढ़ाऊँगा दूर दृष्टि दोष, ये सब निकट दृष्टि दोष क्या हो, सब पढ़ाएंगे। उत्तल लेंस का उपयोग दूरबीनों में भी किया जाता है। ठीक, और घड़ी साज द्वारा घड़ी के छोटे पुर्जों को देखने के लिए, जो घड़ी ठीक करने वाला जो छोटे छोटे पुर्जों को देखने के लिए जो लेंस का उपयोग करता है, वो उत्तल लेंस का उपयोग करता है। प्रयोगशाला में भी उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। जो ज्योतिष होता है, आपके हाथों की रेखा देखता है ना, वो जो जिस लेंस का यूज़ करता है, उत्तल लेंस का ही यूज़ करता है। और उत्तल लेंस का जो यूज़ है वो सूक्ष्मदर्शी चीज़ों को देखने के लिए किया जाता है, तो सूक्ष्मदर्शी में भी उपयोग किया जाता है इसका। अवतल लेंस के उपयोग, अवतल लेंस का जो प्रयोग है निकट दृष्टि दोष को हटाने के लिए किया जाता है। वाहनों के जो हेडलाइट होते हैं उसमें अवतल लेंस का ही प्रयोग होता है। मोतियाबिंद जो रोग होता है, इसका निवारण करने के लिए अवतल लेंस का ही प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा जो स्ट्रीट लैंप हैं उनमें भी अवतल लेंस का ही प्रयोग किया जाता है बच्चों। तो ये उत्तल और अवतल लेंस आपका था, मैंने बारीकी से समझाने का प्रयास किया है। तब भी कोई डाउट रह गया है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। चलिए हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।